नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सबका स्वागत है। आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में हैं हरियाणा के दबंग नेता। जी हाँ, हम कह रहे हैं दबंग नेता। आप समझ गए होंगे, हम बात जरूर चौटाला परिवार के किसी नेता की कर रहे होंगे। जी हाँ, अभय चौटाला हमारे साथ है। स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। बहुत धन्यवाद आपका। जो दबंग शब्द है, जैसे ही जहन में आता है और हरियाणा की जब बात चलती है तो आपका परिवार दिमाग में घूमने लगता है। और आज हमारे साथ आप चक्रव्यूह में हैं। स्वागत है आपका। ये जो दबंग का टाइटल आपको मिला हुआ है, फिल्म तो इस पे बाद में बनी है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्यों मिला ये टाइटल? ये टाइटल कांग्रेस की देन है। अच्छा। ये कोई लोगों का दिया हुआ टाइटल नहीं है। कांग्रेस कैसे हमें बदनाम कर सके, उसके लिए उन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया। कांग्रेसी ये क्यों नहीं कहते कि इस देश के अंदर आज़ादी में एक बड़ी भूमिका इस परिवार की रही है। चौधरी देवीलाल और चौधरी साबराम दो भाई थे। उन दोनों ने बचपन में जब 10वीं क्लास में स्कूल में पढ़ते थे, तब गांधी जी के उस आंदोलन को, जिसमें नमक की पुड़िया दी गई थी और वंदे मातरम नाम का एक अखबार दिया जाता था, उस अखबार को बच्चों के बीच में बैठ करके पढ़ करके सुनाने का काम करते थे और नमक की पुड़िया दे करके आते थे। उस आंदोलन को कैसे और ज़्यादा बड़ा किया जाए उसके लिए। और 10वीं जमात में पढ़ते हुए उन्होंने लाला लाजपत राय पे जब लाठियाँ बाजी गई अमृतसर में, उस एजिटेशन में वो मौजूद थे और वहीं से उनको पकड़ करके लाहौर की जो बच्चों की जेल थी, उस जेल में ले जा करके उनको बंद कर दिया गया था। और उनको जब कोर्ट में पेश किया गया तो मेरे ग्रैंडफादर के जो फादर थे, उनसे ये मैसेज, उनके पास मैसेज किया गया कि आप अपने बच्चे से कहो कि वो अगर माफ़ी मांग लेगा तो हम इसको छोड़ देंगे। और उन्होंने जा कर के जेल में मिल के उनसे कहा कि देवीलाल तुम माफ़ी मांग लेना, ताकि ये तेरे को जेल में नहीं रखेंगे, तेरे को छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे इसके लिए फांसी भी लग जाए तो भी छोटी बात है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैं अपने देश के लिए जहाँ और दूसरे लोग कुर्बानियाँ देते हैं, वहाँ कुर्बानी देने का काम करूँगा। मतलब शुरू से ही जिद और स्वाभिमान का मिला जुला सिलसिला लगातार जारी है। नहीं, अभी भी जो आपकी बात नहीं सुनते, आप ये मान के चलो कि अपने देश के खातिर हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। चौधरी देवीलाल का खून हमारी रगों में है। जिस व्यक्ति ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी, घर बार छोड़ दिया, अपनी उम्र का ख्याल नहीं किया और छोटी सी उम्र में जेल की सलाखों के पीछे भी चले गए, उन्होंने अपने जीवन में कैसे कैसे निर्णय लिए और किस तरह से उन्होंने त्याग किया, आज उन बातों की चर्चा नहीं करते ये लोग। क्योंकि अगर उनकी चर्चा करें, ये जो चौटाला नाम का जो भय है, ये भय कैसे पैदा हुआ हरियाणा में? कोई भय नहीं है, ये आपको गलतफहमी है। अगर भय हो तो हमें फिर 25-26% वोट नहीं मिले। कभी किसी गुंडे और बदमाश को किसी ने वोट डाला है क्या आज तक? ये लोगों के बीच में हमारा प्यार है, लोगों से हमारा स्नेह है, इसलिए लोगों की एक जमात हमारे साथ खड़ी है। इस बार लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस के 10 साल पूरे हो गए और सत्ता में इनेलो लौटेगी, लेकिन इनेलो नहीं लौट पाई। भारतीय जनता पार्टी, जिसका नामो निशान नहीं था कहीं पर, वो सत्ता में आ गई। लोग ऐसे कहते हैं कि कांग्रेस को वोट तो इसलिए नहीं दिए कि 10 साल हो गए थे, लोग नाराज़ हो गए थे, और आपको वोट इसलिए नहीं दिए कि आपसे लोग डरते थे कि ये आएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। कितनी सच्चाई है इसमें? हम कोई पहली दफ़ा तो सत्ता में आए नहीं और कोई इस किस्म के आरोप पहली दफ़ा नहीं लगे। जो हमारे विरोधी हैं उनके पास सिवाय इस किस्म के बेबुनियाद आरोप लगाने के कुछ बचा नहीं। जिन लोगों ने प्रदेश को लूटने का काम किया, वो हमें लुटेरों की संज्ञा देते हैं। जो स्वयं सारा दिन गलत निर्णय लेते रहे, लोगों को परेशान करते रहे, उन्होंने इस किस्म की ऐड भी चलाई। इस चुनाव के अंदर हमें यहाँ तक बदनाम करने की उन्होंने कोशिश करी कि हम तो किसी के घर में गए, घर पसंद आ गया तो हमने उसको कह दिया ला चाबी दे दे। ऐसे किस्से बहुत हैं। सुनो ना, किस्से नहीं है। ये केवल और केवल उन लोगों का प्रचार है। और
उन्होंने ये भी दिखाया कि कोई गाड़ी लेकर के हमारे पास आ गया, हमें वो गाड़ी पसंद आ गई तो हमने उसकी चाबी रख ली कि ये गाड़ी छोड़ जा। अगर किसी का घर हमने लिया होता, अगर किसी की गाड़ी ऐसे ली होती, तो फिर ये मान करके चलो कि आज भी जो हरियाणा प्रदेश के अंदर इन हालात में भी हमें परसेंटेज ऑफ वोट अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव से हमारा 2% वोट बढ़ा, और वो तब बढ़ा जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बन गई, कांग्रेस चली गई। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस किस्म के सबजबाग देश को दिखाए कि पता नहीं ये कल कितना बड़ा बदलाव कर देंगे, आम लोगों के लिए पता नहीं ये क्या ऐसा करेंगे जिससे हर आदमी आज जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन व्यतीत कर रहा है वो कल ठाठ की जिंदगी बिताएगा। सुनो मोदी साहब के साथ आगे वाली बात सुनो। हाँ। इन्होंने कहा था कि आप खाते खुलवाओ, हम 15-15 लाख रुपए आपके खाते में डलवाएंगे, जो ब्लैक मनी है वो इंडिया में लेकर के आएंगे और वो आपके खाते में आ जाएगा। बड़ी हैरानी की बात है, जिस आदमी ने कभी बैंक की जाकर के शक्ल नहीं देखी थी, वो भी क्यू में था, उसने भी अकाउंट्स खुलवाए, और अकाउंट्स खुलवाए 100 रुपये के, 200 के, 500 के। इन्होंने तो उनकी जेब से वो भी निकलवा लिए जो उस गरीब आदमी ने बड़ी मेहनत के साथ कमाए। उसी के खाते में तो पड़े हैं, इन्होंने कैसे निकलवाए? उनके खाते में पड़े हैं। हाँ। लेकिन वो उस लालच में पड़े हैं ना उनके खाते में, 15 लाख जुड़ेंगे, 15 लाख आएंगे, 15 लाख नहीं आए। 15 लाख। अच्छा, ये जो सरकार आई ना, मनोहर सरकार आई, ये एक समझबाग नहीं था। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन्होंने ये कहा था, हमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो जो रैली करके गए थे उसके बाद नुकसान हुआ आपको, जब प्रधानमंत्री आए थे? कोई रैली का नुकसान नहीं। प्रधानमंत्री की सभाओं में कोई भीड़ नहीं थी। प्रधानमंत्री के अलावा इनके जो केंद्रीय मंत्री आते थे उनकी सभाओं में भी भीड़ नहीं होती थी। तो फिर कैसे हुआ चमत्कार ये? मैं बताता हूँ जो हमें इसका नुकसान हुआ सबसे बड़ा, कि लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा का चुनाव हुआ। जो कांग्रेस के प्रति लोगों के मन में एक जहर था, जो गुस्सा था, जब उन्होंने लोकसभा में इनको कांग्रेस को पूरी तरह से साफ करने का काम किया, वो जो जुनून लोगों के दिमाग में था वो यूं का यूं तब तक रत इनके दिमाग पे था। लेकिन लोगों को उस वक़्त तो इनकी हर बात सुहाती थी, अच्छी लगती थी। आज ऐसी हालत है कि आज ये पंचायत के चुनाव से भी टलना चाहते हैं। जो इनेलो पार्टी है, जाटों के साथ जुड़ी हुई पार्टी मानी जाती थी, जाट दूर हो रहे हैं। दूसरा कि अब भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो आप कांग्रेस पे लगाते रहे, लेकिन आपकी जो टॉप लीडरशिप है वो भ्रष्टाचार के आरोपों में इस वक्त जेल में है। तो ये जो पॉइंट है, ये बार बार आपको डिफेंसिव की मुद्रा पे नहीं ले आता है? नहीं, ये जो बात आप कह रहे हो, हमने तो चार्जशीट दी, 400 पेश की, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहला जब सेशन आया, मैंने बाकायदा तौर पे सेशन के अंदर सदन के नेता मुख्यमंत्री जी से ये कहा था कि हमने एक चार्जशीट दे रखी है और जिसमें हमने आरोप लगा रखे कि पिछली सरकार में बैठे हुए लोगों ने इस प्रदेश को किस तरह से लूटा है, किस तरह की बेकायदगियां करी है, क्या आप इसकी जांच कराओगे? मुख्यमंत्री ने समापन पे अपने भाषण में ये बात कही कि मैं नया हूँ, हमारी नई सरकार है, हमें थोड़ा समय दो, हम इसकी बाकायदा तौर पे न्यायिक जांच करवाएंगे। हमने कहा कि आपके पास जितना को उतना समय देंगे, लेकिन आपने हाउस में आश्वस्त किया, हम इसके लिए आपके आभारी। प्रदेश के लोग भी ये चाहते हैं कि इन सब चीज़ों की जांच हो। आप उसके बाद दूसरा अधिवेशन हुआ, उसमें फिर मुख्यमंत्री ने खुल के कहा कि हम करवाएंगे। लेकिन अब की बार का जो सेशन था, अब तो समय बहुत हो गया। अब मुझे लगता है कि जो लोग ये आरोप लगाते थे कि हम भाजपा की बी टीम है, हम भाजपा की बी टीम नहीं थे। एक साल तक आपने इंतजार किया, आप मुख्यमंत्री को सलाह देते हैं कि जो वायदा वो करके आए पेंशन वाला 2000 रुपए का, आपने कहा 2000 रहने दो, हमने वो 200 बढ़ा दो। हमने वो इसलिए कहा था कि हमने अपनी मैनिफेस्टो में 1200 रुपये कह रखा था। तो उन्होंने तो 2000 कह रखा था, आपने नुकसान करवा दिया। नुकसान नहीं करवाया, मुझे पता था
कि ये लोग इस मामले में बेईमान हैं। हाँ, अच्छा, ये नहीं बढ़ाएंगे, हाँ। ये 2000 नहीं करेंगे। तो मुझे इस बात का पहले से अंदेशा था, इसलिए मैंने कि हमारा किया हुआ वायदा तो कम से कम पूरा हो, चाहे हम सत्ता में आए या ना आए। इसलिए हमने कहा कि आप 200 बढ़ाओ। हाँ, तो ये 200 बढ़ाएंगे? 200 करके 5 बार में बढ़ा दो। हाँ, बढ़ाएंगे। तो उन्होंने 200 तो बढ़ा दिया, हाँ, लेकिन अब ये कहते हैं कि हम फिर जनवरी में 200 बढ़ाएंगे। मतलब अब- बात जिस पे हम चर्चा कर रहे थे, हम उससे बाहर जा रहे हैं। हाँ, आप मुझे कह रहे थे कि आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है और इसकी वजह से आपके नेता जेल में हैं। हमारे नेता जेल में जो है, उनके ऊपर कहीं भी पूरे फैसले में, चाहे वो निचली अदालत का फैसला है चाहे वो हाई कोर्ट का फैसला है, उन दोनों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस भर्ती के अंदर कहीं कोई एक नए पैसे का लेन देन नहीं हुआ। अच्छा, किसको कहते हो? भ्रष्टाचार। पैसा लेना और देना भ्रष्टाचार है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई एक पैसे का लेन देन नहीं है। नंबर 2, दोनों कोर्टों ने ये फैसले में लिखा है कि इनका कोई रिश्तेदार, कोई परिवार का सदस्य और कोई इनका चेता इस भर्ती में शामिल नहीं है। केवल ये आरोप है अजय सिंह के ऊपर तो कि वो भिवाड़ी से सांसद था, भिवाड़ी के लोग ज़्यादा लग गए। अच्छा, चौटाला साहब पे ये आरोप है कि चौटाला साहब ने अपने अधिकारी पे जोर दे करके लिस्ट बदलवाने की कोशिश करी, जबकि कोई लिस्ट बदली भी नहीं दिखाई गई। कोर्ट के आदेश में कहीं ये नहीं है कि ये लिस्ट पुरानी है, ये नई है, ये लिस्ट बदली गई है। केस कैसे हारे फिर आप? अब केस हमारे मैनिपुलेशन की वजह से, सरकार के प्रेशर की वजह से। पहले षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने खुल करके उठाया। ये जो बेबाकी है ये जारी रहेगी। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम चक्रव्यूह। आज चक्रव्यूह में है अभय चौटाला जी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइए। हम जानते हैं चक्रव्यूह में अभय चौटाला जी को देखकर आपको काफ़ी आनंद आ रहा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक तेजा खेड़ा जगह है और वहाँ पे कहते हैं तेजा खेड़ा एक ऐसी जगह है जो लोग आपकी बात नहीं मानते, आप वहाँ पे ले जाके उनकी सेवा पानी ठीक करते हैं। चक्रव्यूह में ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर स्वागत है। चक्रव्यूह में आज हमारे साथ हैं अभय चौटाला साहब। चौटाला साहब, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने मेरे उन सवालात का जवाब दिया जिन्हें पूछने में शायद मुझे हिचक होती। एक सवाल और है, जैसे आपने खुद ही बताया अलग अलग आरोप लग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि दुष्प्रचार है। एक तेजा खेड़ा जगह है और वहाँ पे कहते हैं तेजा खेड़ा एक ऐसी जगह है जो लोग आपकी बात नहीं मानते, आप वहाँ पे ले जाके उनकी सेवा पानी ठीक करते हैं। आप तो तेजा खेड़ा का जिक्र करते हो। ये कांग्रेस के लोग तो पूरे देश में, प्रदेश में ये प्रचार करते थे कि कोई हमारा एमएलए हमारे शासनकाल के दौरान अगर हमारा किसी बात पे विरोध करता था तो ये कहते थे कि मैं उनको हेलीकॉप्टर में लेकर के जाता था। मतलब हेलीकॉप्टर में पिटाई करते थे? किस तरह से ये लोग हेलीकॉप्टर में पिटाई करते थे? हाँ, यार ये इनका ये कहना था। और एक समय ऐसा आया जब इनके मुंह पे बड़ी करारी चप्पत लगी विचारों की। संपत सिंह हमारी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में चले गए जी। वो भी हाउस के मेंबर थे, मैं भी हाउस का मेंबर था। इसी बात पे चर्चा हो गया हाउस में। तो मैंने कहा भाई चौधरी संपत सिंह बैठे हैं और चौधरी संपत सिंह हमारे वरिष्ठ मंत्री होते थे। आजकल तो इनको सबसे ज़्यादा इस बात की दिक्कत है मेरी ख्याल है कि भी मैं मिनिस्टर क्यों नहीं बन सका। आप इनसे पूछो कि हमारा व्यवहार कैसा था, ये बताएंगे आपको। या इनमें से तुम्हारे जो कांग्रेस में आज कई ऐसे एमएलए चुन करके आए हुए हैं जो कभी हमारे साथी थे, जो रिस्पेक्ट हमारी पार्टी के अंदर हमारे नेताओं और वर्करों की है, वो किसी राजनीतिक दल में नहीं है। हमारे जो विरोधी है बेचारे, उनके पास और तो कोई हमारे खिलाफ आरोप बनता ही नहीं।
सिवाय इस किस्म की अनगढ़ बातें कहने के और कोई बात नहीं है इनके पास। एक आध केस भी ऐसा नहीं हुआ अभी कभी भी? नहीं, क्यों होगा? आप मुझे यूँ बताएं कि क्यों होगा? अगर कोई हमारी पार्टी में रहना चाहेगा तो रहे, अगर कोई जाना चाहेगा तो हम उसको रोक थोड़ी सकते हैं। और अनेक लोग इस प्रदेश के अंदर आज की तारीख के अंदर भी हमारी नर्सरी के पैदा किए हुए हैं। और केवल इस सरकार में नहीं, अब तक की जितनी सरकारें बनी हैं उनमें बहुत से ऐसे लोग आए थे जिन्होंने कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल की उंगली पकड़ करके राजनीति सीखी थी और उन्हीं की पीठ में छुरा घोंप करके उनके सामने आकर के खड़े हो गए थे। लेकिन चौधरी देवीलाल ने कभी इस बात की परवाह नहीं करी थी कि भी तैने किसी को राजनीतिक में लाने का काम किया राजनीति में, और उसने तेरे साथ दगा किया। उन्होंने अगर एक ने दगा किया तो 10 और पैदा कर दिए। हमारे यहाँ राजनीति में केवल राजनीतिक तौर पे उसको एक मान और सम्मान नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक फैमिली है। यहाँ पारिवारिक तौर पे भी सबको रिस्पेक्ट दी जाती है। मतलब यारों के यार हैं, लेकिन नहीं, हमारा आप एक चीज़ देखें, कितने कार्यकर्ता हैं। आज सबसे बड़ी कार्यकर्ता की फौज अगर किसी राजनीतिक दल के पास है तो वो हमारी पार्टी के पास है। अफसरों की बात करना चाह रहा हूँ मैं आपसे। नेता तो जो विधायक हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, वो ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी की जो दबंगई वो ऐसी छाप छोड़ रही है आज भी। आज आपकी सरकार नहीं है, मनोहर सरकार पे आरोप लगता है कि अफसर इनकी नहीं सुनते। आप 11 साल से सत्ता से बाहर हैं, लेकिन अभय चौटाला का फ़ोन गया तो काम हो जाता है, सरकार वालों का नहीं होता। हमारे रिश्ते उनके साथ है, आज के नहीं है, पुराने। अच्छा। कमाल की बात है, मैंने मुख्यमंत्री का एक इंटरव्यू पढ़ा। हाँ। अखबार की खबर थी, उन्होंने ये बात की तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि मैं पहले 6 महीने तो ये नहीं पहचान पाया कि कौशल साहब कौन है और ढेसी साहब कौन है। जो व्यक्ति 6 महीने तक अपने चीफ सेक्रेटरी को और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नहीं पहचान सके, आप उससे क्या उम्मीद करोगे कि वो प्रदेश के लिए क्या कर देंगे? जिसको अपने दोनों वो अधिकारी जो आपके प्रदेश को चलाने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाने वाले लोग हैं, अगर आप उनको शक्ल से नहीं जानते, आप उनके नाम में कहीं कन्फ्यूजन हो जाती है आप में, तो फिर मान करके चलो कि आप इस प्रदेश को चलाने के स्थिति में नहीं है। आज मैं मेरे प्रदेश के अंदर जितने भी IAS IPS अफसर्स हैं, जितने हमारे HCS अफसर्स हैं, अब कोई नए जो लगे, हो सकता है उनमें से तो मैं कोई 10-20% को ना जानता हूँ, लेकिन जितने भी कोई पुराने हैं उन सब को मैं जाति तौर पे जानता हूँ। उनके क्या नाम है, किस प्रदेश के हैं, कौन से ईयर में हमारे यहाँ पे आए थे और आज कौन से डिपार्टमेंट में, पहले किस किस डिपार्टमेंट में रहे। एक सवाल मेरा आपसे कि जो बुज़ुर्ग हैं अपने बड़े चौटाला साहब, अभी भी आपको डांट देते हैं। आप मंच पे बैठ के अपने कार्यकर्ताओं को डांट लगा देते हैं, वो कह रहे हैं ऐसी दबंगई ठीक नहीं है। सच बात है ये? पानीपत की बात हम कर रहे हैं। चौटाला साहब मेरे पिता हैं और अगर मेरा उनके साथ ये रिश्ता ना भी होता तो भी ये मान के चलो कि उम्र में जो बड़ा होगा वो अगर कोई भी बात पे नाराज़ होता है तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। उसकी नाराज़गी में कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि प्यार दर्शाता है साथ में। जहाँ तक पानीपत का इश्यू है, ये भी कांग्रेस की देन है। अच्छा। ये मीटिंग मैंने स्वयं 27 की रखी थी। मैं जब पहले मीटिंग लेने गया उस दिन कार्यकर्ता सारे नहीं आए हुए थे। मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाति तौर पे जानता हूँ। मुझे बहुत से ऐसे साथी वहाँ नज़र नहीं आए थे जो पार्टी के सक्रिय थे, इसलिए मैंने उनसे दोबारा कहा था कि 27 तारीख को, क्योंकि मैं 27 को फ्री था, मैंने उनसे कहा था भी आप 27 की मीटिंग रखो। मेरे उससे बीच के सारे कार्यक्रम बने हुए थे और 27 को हम दोबारा से सब साथियों की जिम्मेवारी लगाएंगे। मुझे किसी कारणवश दिल्ली में रहना पड़ गया और मैंने पहले अशोक अरोड़ा जी को टेलीफोन करके पूछा कि आप कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं कुरुक्षेत्र के गांव के प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो फिर मैंने उसके बाद रामपाल माजरा से पूछा, वो अपने हल्के में लगे हुए थे। उसके बाद सबसे नज़दीक पार्टी का कोई सीनियर साथी
अगर था तो डॉक्टर बांगड़ थे, जिनकी हमने रोहतक में ड्यूटी लगा रखी थी। रोहतक और पानीपत का सफ़र सिर्फ 1 घंटे का है जी। मैंने उनसे फ़ोन किया, मैंने कहा आप जाएं और जा कर के ये कहें कि मैं चौटाला साहब का संदेश लेकर के आया हूँ। उन्होंने तो चौटाला साहब के संदेश की बात कही और अखबार ने उसको इतना तोड़ मरोड़ करके लिख दिया कि अभय सिंह चौटाला को मना कर दिया गया और डॉक्टर बांगड़ को भेज दिया गया कि तू मेरा संदेश लेकर के जा। इस पार्टी में संदेश चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का ही चलता है। वो हमारे सुप्रीमो है, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं और जो आदेश वो देते हैं, हर पार्टी का कार्यकर्ता, हर पार्टी का नेता उनके आदेश को जाकर के अपने साथियों के बीच में सुनाता है। एक चीज़ और भी मैं आपको बता देता हूँ, आजकल कांग्रेस और भाजपा दोनों इस काम में लगे हुए हैं। कांग्रेस का तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो है, वो जहाँ कहीं भी जाते हैं एक बात ज़रूर कहते हैं कि लोकदल ख़त्म हो जाएगा, और सिर्फ इसलिए कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को सर्वाइव करना चाहते हैं कांग्रेस में अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके विचारों की हालत आज ऐसी है कि कांग्रेस ने उनको कहीं कोई जिम्मेवारी नहीं दे रखी, किसी पद पे नहीं बैठे। वो आज ही कह रहे थे कि मैं ही नेता हूँ, मेरे साथ सारे विधायक हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? नेता है तो फिर विधायक तेरे साथ है तो फिर विधायक दल का नेता क्यों नहीं बने? अगर विधायक साथ होते तो फिर किरण मान के चलो विधायक दल की नेता नहीं बनती। आप उनसे ये पूछो कि क्या किरण चौधरी आपके विधायक दल की नेता नहीं है? उसको ये बात माननी पड़ेगी कि वो मेरी नेता है। अगर वो नहीं मानता तो इसका मतलब अनुशासनहीन लोग हैं। वो कहते हैं सिर्फ सोनिया गांधी है, फिर वो अनुशासनहीन लोग हैं। बाकी सब पदाधिकारी जो हाउस के नेता होंगे वो विधायकों के और मेंबर पार्लियामेंट्स के नेता माने जाते हैं, वो उनको चुनते हैं। अगली बात बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस जो है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बात करता है, और भाजपा जो लगातार 1 साल से गुणगान कर रही है, आजकल ज़्यादा जोर पकड़ रखा है। हालत ऐसी है आजकल इनकी कि ये अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग मिनिस्टर्स को भेजते हैं और कहते हैं कि आप सरकार की 1 साल की उपलब्धि बता करके आओ। कहीं 200 लोग होते हैं, कहीं 500 लोग होते हैं, कहीं जोर मार करके सारे कर्मचारियों को ला करके बिठा करके डिस्ट्रिक्ट को 1000 के करीब आदमी जोड़ पाते हैं। और वो भी जब इनके नेता खड़े होकर के बोलना शुरू करते हैं, पहले जब तक कोई गाने बजाने वाले होते हैं तब तक तो वो सुनते हैं, और जब इनके नेता खड़े होकर के भाषण देने लगते हैं तो वो लोग खड़े होकर के चले जाते हैं। फिर अखबारों में ये खबरें छपती है कि फलां नेता जो है बिना किसी व्यक्ति के अपना संबोधन करके आए। धनखड़ साहब रिवाड़ी में गए थे, सुनने वाला एक भी नहीं था, खाली कुर्सियों को भाषण दे करके आए और अधिकारियों के ऊपर नजला झाड़ करके आए थे। क्या आए थे कि अधिकारियों की वजह से आज हमारी हालत ये होगी, जबकि हालत खुद की वजह से। प्रोग्राम ख़त्म करें, एक आखिरी सवाल मेरा, जो आपकी टॉप लीडरशिप इस वक्त जेल में है, उससे पार्टी को कितना नुकसान हुआ है और क्या आप अकेले उसकी भरपाई कर पा रहे हैं? ये चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज हमारे पार्टी के हर कार्यकर्ता को ये बात अखरती है कि आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल में है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये मान करके चलो कार्यकर्ता को मायूसी मिलती है, लेकिन जब लड़ाई की बात आती है तो फिर हमारा कार्यकर्ता इस बात को लेकर के और ज़्यादा मजबूती के साथ उभरता है और काम करता है कि हम ये दिखा देंगे कि हमारे नेताओं को जितना मर्जी प्रताड़ित कर लो, लेकिन हम उनकी इस लगाए हुए पौधे को सूखने नहीं देंगे, इसको और बड़ा करने का काम करेंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने कीमती समय में से समय निकाला, चक्रव्यूह में आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। ये थे बेबाक अभय चौटाला। अब ये चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में कितना अंदर गए, कितना बाहर आए, ये फैसला आप हमेशा की तरह खुद ही लीजिए। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।